हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स। आई होप आपको पिछले चैप्टर में बिजनेस का मीनिंग, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसका डिफरेंस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के साथ और बिज़नेस में यूज़ होने वाली जो ट्रेड और कमर्स इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ थी वो आपको पता लग गया होगा। क्योंकि अगर तो आपको पिछले चैप्टर में कोई डाउट नहीं है, अगर आपको बिज़नेस की डेफिनेशन और उसके जो एक्टिविटीज़ वगैरह थे अगर आपको वो अच्छे से क्लियर हैं तो आपको बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को समझने में हेल्प होगी। क्योंकि देखो बेटा, बिज़नेस क्लियर होगा तो ही बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन पता लगेगा। क्योंकि बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको बोला जाता है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 2 में पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करने वाली कितनी फॉर्म्स होती हैं, बिज़नेस को चलाने वाली कितनी फॉर्म्स होती हैं, मतलब उसकी टाइप्स। जो फर्स्ट होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली, थर्ड इज़ पार्टनरशिप, फोर्थ इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लास्ट वन इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन सबको हम पढ़ेंगे फर्स्ट करके, एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, पहला क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका मीनिंग फीचर मेरिट एंड डीमेरिट। मेरिट्स होते हैं एडवांटेजेस और लिमिटेशंस होते हैं डिसएडवांटेजेस, और फीचर्स होती हैं उसकी विशेषताएं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है बेटा? सोल का मीनिंग क्या होता है? अकेला। सोल का क्या मीनिंग होता है? अकेला। और प्रोप्राइटरशिप होता है बिजनेसमैन। क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमैन। सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मीनिंग हो गया? एक सिंगल बंदा ही उसको अपने बिजनेस को चला रहा है। सो मीनिंग देते हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल। की सोल प्रोप्राइटरशिप वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल, जो मैनेज भी एक सिंगल पर्सन करता है और कंट्रोल भी सिंगल पर्सन करता है। इंडिविजुअल को बोलते हैं सिंगल पर्सन। हु इज़ द रिसिप्टेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बेयरर ऑफ ऑल रिस्क, और वो ही बंदा है जो रिसिप्ट करता है ऑल प्रॉफिट एंड बेयरर ऑफ रिस्क। वो सिंगल बंदा ही बिजनेस को मैनेज भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा, उसके प्रॉफिट जो है वो रिसीव भी करेगा, और जो रिस्क है उसको बेयर भी करेगा, उसको सहेगा भी। सो क्या हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग? सोल प्रोप्राइटरशिप इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is owned, managed and controlled by individual who is recipient of all the profits and bearer of all the risk। बेटा इसको अच्छे से याद कर लेना, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही बंदा होता है जो मैनेज भी करता है, कंट्रोल भी करता है, और जो प्रॉफिट भी रिसीव करता है और रिस्क भी जो बेयर करता है। ठीक है, ये था सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग। हम आगे नीचे पढ़ेंगे उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स एंड उसकी लिमिटेशंस। फीचर क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के? फर्स्ट इज देयर इज़ नो सेपरेट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप को चलाने के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं बना हुआ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घर में बिजनेस कर रहे हैं, हमारे फादर कर रहे हैं बिजनेस, तो वो कोई लॉ के कोई सेपरेट लॉ थोड़ा ना बना होगा कि पापा जो बिजनेस करेंगे उसके सेपरेट लॉ के हिसाब से करेंगे। नो, सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई सेपरेट लॉ नहीं बना हुआ, जो बाकी बिजनेस के लॉ हैं उसको ही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ओनर इज़ पर्सनली लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। बेटा जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब हम कर्जा किसी से भी ले सकते हैं, कभी भी ले, क्योंकि इसमें कोई सेपरेट लॉ नहीं है। हम किसी भी तरह से कर्जा ले सकते हैं, पर जो फिर बिजनेस का मालिक होगा वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा उस कर्जे को उतारने के लिए। उसके फैमिली मेम्बर्स या उसके साथ अगर कोई और बंदा है वो नहीं करेगा, बट ओनर इज़ द सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेब्ट्स ही हैज़ टेकन। ही सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर एज वेल एज प्रॉफिट। सो वो अकेला बंदा ही रिस्पॉन्सिबल होगा बिजनेस का फेल होने के लिए भी और बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ही सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर एज वेल एज प्रॉफिट। ही हैज़ द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन। वो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल ही है, उसके पास प्रॉपर राइट है, वो अपने बिजनेस को कैसे रन करेगा और कौन से डिसीजन लेगा। ही इज़ सोलली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, बिजनेस इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम ओनर, दैट इज़ बिजनेस, जो बिजनेस है वो ओनर से सेपरेट नहीं होगा। जो उसका काम है वो उसमें वो ही काम करेगा, कोई और एक्टिविटी उसमें परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, डेथ, इंसैनिटी, बैंक्रप्सी, फिजिकल एलिमेंट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ सोल प्रॉपर्टी विल इफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ बिजनेस।
एक चीज़ याद रखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही बंदा है जो काम कर रहा है। ठीक है, अगर वो मर जाता है, डेथ हो जाती है, इंसैनिटी, अगर वो पागल हो जाता है, बैंकरप्टेसी, फिजिकल एलिमेंट, अगर उसको कोई बीमारी लग जाती है, इम्प्रिजनमेंट, अगर वो जेल में चला जाता है, बेटा ये सब कुछ हो जाएगा। वो ओनर ही एक ही है बिजनेस को चलाने वाला। अगर ये सब कारण आ जाते तो उसके बिजनेस की कॉन्टीन्यूटी तो इफेक्ट करेगी, क्योंकि अगर जेल में होगा वो उसका बिजनेस कौन करेगा? अगर वो पागल हो जाएगा कौन करेगा उसका बिजनेस? अगर बैंकरप्सी हो जाएगी या उसकी डेथ हो जाएगी कौन बिजनेस चलाएगा? अगर तो उसका कोई फैमिली मेम्बर है, उसका कोई सन है या डॉटर है या कोई लीगल है, वो अडॉप्ट कर लेगा तो इट्स ओके। अगर नहीं करता तो उसका बिजनेस तो इफेक्ट हो गया, उसका बिजनेस तो एकदम बंद हो गया। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी जो फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं। सो बेटा ये थे कुछ 6 फीचर्स, आपको ये समझाए मैंने, आपको अच्छे से याद करने हैं क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप के। अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स। सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या मेरिट है? क्विक डिसीजन। एक सिंगल बंदा बिजनेस को चला रहा है, बेटा वो क्विक डिसीजन ले सकता है कि बिजनेस कैसे रन किया जाए, कब करना है, डिसीजन कैसे लेना, कौन सा डिसीजन लेना, क्योंकि सिंगल पर्सन है, उसको किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो वो एडवाइस में टाइम नहीं वेस्ट करेगा, वो क्विक डिसीजन लेगा। ठीक है, की बिजनेस ऑपरेशंस कॉन्फिडेंशियल एंड मेंटेन सीक्रेसी। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वो होती है जो खुद तक रखी जाती है, किसी को शेयर नहीं की जाती। इसमें सिंगल बंदा ही बेटा जो बिजनेस को रन कर रहा है वो सीक्रेसी मेंटेन करके रखेगा बिजनेस में, वो फर्दर इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं शेयर करेगा। सोल ओनर ऑफ द प्रॉफिट अर्न, दैट इज मैक्सिमाइजेशन इंसेंटिव फॉर द हार्ड वर्क। वो अकेला ही बंदा जो बिजनेस रन कर रहा है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो खुद के लिए ही अर्न करेगा, वो किसी को शेयर नहीं करेगा, उसका प्रॉफिट है जो वो खुद का ही है। कॉन्ट्रीब्यूट टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड एब्सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। मतलब वो जब काम करेगा उसका सेल्फ कंट्रीब्यूशन होगा किसी काम में, उसका खुद का ही कंट्रीब्यूशन होगा। एंड सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, मतलब वो जो भी काम करेगा उसका मेन मोटिव होगा कि किसी चीज़ को अकम्पलिश करना है, अचीव करना है, जो गोल उसने बनाए हुए हैं उसको अचीव करना है। नो सेपरेट लॉ टू गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट इट इज़ ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस एट हिज विश। जो हमने फीचर्स में पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई स्पेशल लॉ नहीं बने हुए, जो बाकी बिजनेस को चलाने के लिए लॉ बने हुए हैं वही लॉ हैं इसमें भी। बट यह है कि इसमें इजी टू स्टार्ट बिजनेस है, सिंगल पर्सन खुद कर रहा है बिजनेस, वो कोई भी अपनी स्ट्रेटजी बना के कर लेगा और कभी भी इसका मन करेगा अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो बंद कर देगा। ठीक है, नाउ कम टू द लिमिटेशन डिसएडवांटेज। लैक ऑफ रिसोर्सेज। देखो बेटा एक सिंगल बंदा कितने के रिसोर्सेज अपने बिजनेस में पुट कर लेगा, है ना? तो इसलिए उसको लैक ऑफ रिसोर्सेज है। कितने के पैसे वो बोरो करी जाएगा, कितने के पैसे कर लेगा बोरो, आखिरकार बोरो करके वो कर्जे के नीचे दब जाएगा। सो एक ये डिसएडवांटेज है उसका। डेथ इंसैनिटी इम्प्रिजनमेंट, वही बात आ गई जो फीचर्स में पड़ा है। अगर बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है, वो पागल हो जाता है या बैंक करप्ट हो जाता है या फिर उसको कोई बीमारी लग जाती है, तो उसकी वजह से उसका बिजनेस खत्म हो गया बेटा। अगर उसका कोई लीगल हायर, सन, डॉटर कुछ है वो तो बिजनेस चला लेगा, अगर कोई नहीं है तो उसका बिजनेस खत्म, ठप हो गया वहीं पे। ठीक है, एन अनफेवरेबल डिसीजन कैन क्रिएट बर्डन ऑन द ओनर एज इज लायबिलिटीज अनलिमिटेड। उसने बोला कि अगर तो उसने डिसीजन लिया, कोई अनफेवरेबल रॉन्ग डिसीजन ले लिया बेटा, उसका सारा बिजनेस उसकी तरफ से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो सिंगल बंदा है बिजनेस चलाने वाला अपना। अगर उसने एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया उसका सारा जो बिजनेस है वो ख़राब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग इज़ नॉट बैलेंस एज ओनर कैन नॉट एक्सेल इन ऑल मैनेजरियल टास्क। उसने कहा कि एक बंदा हर टास्क में एक्सपर्ट नहीं होता, कि वो अकेला हर चीज़ का डिसीज़न नहीं ले सकता। वो अकाउंट का भी डिसीज़न ले, फाइनेंस का भी ले, रिसोर्सेज का भी डिसीज़न ले, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का भी डिसीज़न ले, वो नहीं ले सकता। सिंगल पर्सन एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, वो हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए उसका जो डिसीज़न मेकिंग है वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, सो बेटा ये थे कुछ आपके फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आई होप आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली। देखते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड बाय द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बेटा वो कह रहा है एक हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बिजनेस कैरिड और आउंड किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हफ बोल देते हैं, HUF। इनका मतलब है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में वो फैमिली है जिसमें जो जॉइंट फैमिली है जिसमें सारे मेंबर्स मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो जो उस फैमिली के मेंबर हैं वो बिजनेस को ओन करते हैं और कैरिड करते हैं, बिजनेस को वो चलाते हैं। ठीक है,
Basis of the membership in the business is a birth in a particular family and three successive generation can be member. उन्होंने कहा कि जो इसकी मेंबरशिप है वो होती है कि जब किसी फैमिली में किसी मेंबर का बर्थ हो जाता है तो वो मेंबर भी इसकी मेंबरशिप में आ जाता है और उसकी आने वाली 3 सक्सेसिव जनरेशन्स हैं वो इसकी फैमिली का पार्ट बन जाती हैं, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती हैं. ठीक है. बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली कॉल्ड कर्ता. बिजनेस को कंट्रोल करता है हेड ऑफ द फैमिली. हेड ऑफ द फैमिली मतलब एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है, सबसे बड़ा जो भी होता है घर में, वो बिजनेस को चलाता है और उसको बोला जाता है कर्ता. क्या बोलना कर्ता? ये बेटा 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन. हु इज कर्ता? कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली हु रन द बिजनेस, या हु एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु कंट्रोल द बिजनेस. देखो डिफरेंस समझो. जो मेंबर्स होते हैं वो आउंड और कैरिड करते हैं बिजनेस को, बट जो कर्ता होता है वो कंट्रोल करता है बिजनेस को. ये याद रखना. ठीक है. ये था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मीनिंग. आपको अच्छे से याद होना चाहिए. ये एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बिजनेस कैरिड और आउंड करते हैं मेंबर ऑफ द फैमिली एंड कंट्रोल करता है एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड कर्ता. ठीक है. इसमें जब फैमिली में किसी मेंबर का बर्थ हो जाता है वो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बन जाता है और उसके आने वाली 3 सक्सेसिव जनरेशन्स भी इसमें आ जाती हैं कि आने वाले जो इसके इंसेस्टर्स होते हैं 3 सक्सेसिव जनरेशन्स होते हैं वो भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली का पार्ट बन जाता है और उनका भी प्रॉपर्टी में उतना ही राइट होता है जितना इंसेस्टर से भी प्रॉपर्टी में उतना ही राइट होता है जितना प्रेजेंट मेंबर का होता है और उनको बोला जाता है को पार्टनर्स. क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स. ठीक है. अब सेम इसमें भी हम पढ़ेंगे फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली. देखते हैं पहला फीचर क्या है. बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ. उसने बोला बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप. बिजनेस में मेंबरशिप के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता. जब किसी फैमिली में किसी मेंबर का बर्थ हो जाता है, कोई फैमिली मेंबर का नया जन्म होता है तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली इसका मेंबर बन जाता है. इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता. There should be at least 2 members in the family and ancestral property to be inherited by them. ज्वाइंट हिंदू फैमिली को चलाने के लिए कम से कम 2 बंदे चाहिए. एक हो जाएगा ओनर और कैरिड करेगा बिजनेस को और एक हो जाएगा जो बिजनेस को कंट्रोल करेगा. ठीक है. The liability of all the members except the कर्ता is limited to their share of co-partnership property of the business. The कर्ता has unlimited liability. Okay. Liability जो members की होगी वो limited होगी to the property they have. ठीक है. जितनी उनकी प्रॉपर्टी है उस हिसाब से उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी. बट जो कर्ता है उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो सकती है. जो कर्जा है वो किसी से भी अनलिमिटेड ले सकता है बिजनेस को चलाने के लिए. बट जो उसके फैमिली मेंबर हैं उनका जो कर्जा है वो अपनी प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से ले सकते. जिनकी उनका प्रॉपर्टी में राइट है उससे ज़्यादा वो कर्जा नहीं ले सकते. कर्ता कंट्रोल द फैमिली बिजनेस एंड हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग टू ऑल. कर्ता ही कंट्रोल करेगा बिजनेस को और जो भी वो डिसीजन लेता है फैमिली को वो सारे डिसीजन क्या है फॉलो करने पड़ेंगे. बिजनेस कॉन्टिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता. नेक्स्ट एल्डेस्ट बिकम कर्ता. अगर ऑल ऑफ सडन या किसी रीजन से कर्ता की डेथ हो जाती है बिजनेस बंद नहीं होगा. कर्ता के बाद जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का वो नया कर्ता बन जाएगा और वो बिजनेस को कंट्रोल करेगा. माइनर आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द बिजनेस. सो पहले बता दिया जब किसी फैमिली मेंबर में नया बर्थ होता है, किसी का जन्म होता है, वो मेंबर बन जाता है. सो डेफिनेटली वो माइनर हो या मेजर हो वो फैमिली का हिस्सा बन जाता है, वो मेंबर बन जाता है. अब पढ़ते हैं मेरिट्स. एज कर्ता कंट्रोल ऑफ द बिजनेस कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर और द इंटरफेरेंस इन डिसीजन मेकिंग इज अवॉइडेड. उन्होंने बोला कि कर्ता है जो बिजनेस को कंट्रोल करता है, किसी भी तरह की कन्फ्लिक्शन कोई लड़ाई आ जाती है फैमिली मेंबर्स में या किसी ने भी इंटरफेयर डिसीजन मेकिंग में करता है तो उसको अवॉइड किया जाता है. मतलब जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको भी सॉल्व कर दिया जाता है, जो इंटरफेरेंस होती है वो भी सॉल्व कर दी जाती है बाय द हेल्प ऑफ कर्ता. Operations of business are not terminated and the continuity of business is not at stake. Operations of business are not terminated. जो बिजनेस के ऑपरेशन है वो टर्मिनेट नहीं होते. मतलब कर्ता की डेथ से बिजनेस नहीं रुकता. कर्ता की डेथ के बाद अगर कोई एल्डेस्ट पर्सन जो भी बच जाता फैमिली में वो नया कर्ता बन जाता है. सो बिजनेस की कंटिन्यूटी इफेक्ट नहीं होती. Liability of the co-partners is limited. Their share and their risk is well defined and precise. मतलब वो हमने जो बिजनेस में पहले पढ़ा फीचर में जो लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स मैंने बताया था, जो फैमिली का हेड होता है वो होता है कर्ता और को पार्टनर्स कौन से होते हैं,
जो अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली होते हैं जिनका राइट होता है बिजनेस में, प्रॉपर्टी के और शेयर में। ठीक है, याद रखना कर्ता कौन होता है, कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली हु मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस, और को पार्टनर्स आर द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली एक्सेप्ट द कर्ता। ठीक है, उसने बोला जो लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स है वो लिमिटेड होगी टू द शेयर, जितना उनका शेयर में राइट है या प्रॉपर्टी में जितना उनका राइट है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होगी, मतलब उससे ज़्यादा वो कर्जा नहीं ले सकते, उतना कर्जा वो ले सकते हैं। ठीक है, अ बिजनेस इज रन बाय फैमिली, लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन इज रिसीव फ्रॉम फैमिली मेंबर। डेफिनेटली उसने कहा बिजनेस जो है फैमिली के मेंबर्स रन करते हैं, तो जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से धोखाधड़ी नहीं करेंगे, वो लॉयल रहेंगे बिजनेस में, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, बेविश्वासी नहीं करेंगे। नाउ कम टू द लिमिटेशंस ऑफ द हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली faces problem of limited capital as business is run on ancestral property which limit expansion of business। आ गया ना वही पॉइंट, जो को पार्टनर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है टू द शेयर्स या फिर प्रॉपर्टी, जितना उनका प्रॉपर्टी में राइट होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बिजनेस में लिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से बिजनेस को हम आगे एक्सपैंड नहीं कर सकते, बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए। कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इज यूज टू रिपे द डेब्ट्स। कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से ही जो भी डेप्ट होते हैं वो पे किए जाते हैं। कोई भी कर्जा लिया उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके जो पैसे आते हैं उससे उसका जो डेप्ट है कर्जा पे कर दिया जाता है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता में कोज कन्फ्लिक्ट अमंगस्ट देम एंड में ब्रेक डाउन द फैमिली यूनिट। डेफिनेटली जो कर्ता होता है वो ही सारे डिसीजन लेता है, अगर कर्ता ने कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया और फैमिली को वो डिसीजन नहीं पसंद आया, वो फैमिली में फूट पड़ जाएगी, फैमिली में लड़ाई पड़ जाएगी बेटा, क्योंकि कर्ता ना सोल रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस का, वो ही कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। अगर कर्ता ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं था, फैमिली सारी उसके अगेंस्ट हो जाएगी बेटा, और फैमिली में क्या आ जाएगी, लड़ाई पड़ जाएगी, फूट पड़ जाएगी। ये था जॉइंट हिंदू फैमिली का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स एंड उसके लिमिटेशंस। ठीक है बेटा।